हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। गिर फॉरेस्ट which is famous for the Asiatic lion is located in which state? गिर वन जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। उड़ीसा, पंजाब, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो आशा करता हूँ आपको इसका आंसर मालूम होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Thirteenth edition of the Naseem al-Bahr bilateral exercise was concluded between the navies of India and which country? भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहर द्विपक्षीय अभ्यास का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, ओमान। आपको जानना चाहिए, इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान RNO, इनके बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है नसीम अल बहर सी ब्रीज। इसका 13th एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ है, ओमान में ही हुआ ये। और इसमें भारत की ओर से जो INS ट्रिकंट है, INS सुमित्रा और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोर्नियर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए कि ये एक्सरसाइज 19 से 24 नवंबर के बीच में हुई है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। 3 फेजेस में हुई है, हार्बर फेज, सी फेज एंड डीब्रीफ। आपको जानना चाहिए कि ये एक्सरसाइज 1993 से शुरू हुई है भारत और ओमान के बीच में और अब तक ये चली आ रही है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इस साल 30 ईयर्स हो गए हैं इस बायलैटरल एक्सरसाइज को। ओमान के बारे में यदि हम बात करें, कैपिटल मस्कट है, यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। आपको जानना चाहिए, बात हो रही है ओमानी कैपिटल मस्कट की, तो ये एक और वजह से चर्चा में है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इन्होंने मस्कट ओमान में 3rd ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसमें पार्टिसिपेट किया है। Indian Air Force is conducting the annual Joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR exercise समन्वय 2022 at which station? भारतीय वायुसेना किस स्टेशन पर वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 आयोजित कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, एयरफोर्स स्टेशन आगरा। तो आपको जानना चाहिए, एयरफोर्स स्टेशन आगरा में इंडियन एयरफोर्स एक एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जिसका नाम समन्वय 2022 है, इसको कंडक्ट करने वाला है 28 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। और इसमें कई स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण यह है कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कासिम जोमार्ट तोकाएव इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कासिम जोमार्ट तोकाएव किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, कजाकिस्तान। देखिए, जो ये कंट्रीज लिखी हुई हैं इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज बोला जाता है और इन सभी की कैपिटल और करेंसी आपको मालूम होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट तोकाएव। तो ये फिर से इलेक्ट हुए हैं, इनका 2nd टर्म अब स्टार्ट हो गया है। आपको बता दें, सबसे पहले साल 2019 में प्रेसिडेंट बने थे। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कैपिटल अस्ताना है, यहाँ की करेंसी है कजाकिस्तानी तेंज।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा अनवर बिन अब्राहिम। तो देखिए, दातो सेरी उतामा हाजी अनवर बिन इब्राहिम ये मलेशिया के 10th प्राइम मिनिस्टर बने हैं। 24 नवंबर 2022 से इन्होंने अपना पद संभाल लिया है और ये पीपल्स जस्टिस पार्टी से बिलोंग करते हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा इनका, ऑपोजिशन लीडर हुआ करते थे, कई दशकों से लगे हुए थे इस चक्कर में और फाइनली ये प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं। आपको जानना चाहिए मलेशिया के बारे में, करेंसी रिंगिट है, यहाँ की कैपिटल कुआलालंपुर है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड पाकिस्तान नेक्स्ट आर्मी चीफ, पाकिस्तान का अगला सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है असीम मुनीर। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने एक्स ISI हेड लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ चुना है और ये जो इनक्यूमेंट जो फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा बिलियनियर, इन्हें रिप्लेस करेंगे। बहुत पैसा कमाया इन्होंने जावेद बाजवा ने। एक्चुअली ये जो पोस्ट है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, ये पैसा कमाने के लिए ही है। आप जितने भी देखेंगे आर्मी चीफ, सब ने बहुत पैसा कमाया और सब फिर बाहर निकल लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इन्हें चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया गया है। आपको जानना चाहिए जो ये लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर है, ये पाकिस्तान के 17th आर्मी चीफ होंगे। अच्छा, आपको एक बात और जाननी चाहिए कि व्हेन पुलवामा अटैक हैपेंड इन आवर कंट्री बैक इन 2019, देन लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर was the chief of ISI. ISI means Inter Services Intelligence. It is the spy agency of Pakistan, and he was the chief at that time when Pulwama attack happened in our country. And also you should know Asim Munir was not on good terms with Pakistan PM Imran Khan. That's why Mr. Imran Khan sacked him in 2019. Which state celebrates लाचित दिवस ऑन November 24? 24 नवंबर को कौन सा राज्य लाचित दिवस मनाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आसाम के जो सेलिब्रेटेड वॉरियर हैं लाचित बोरफुकान, तो इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। किस मौके पर? इनकी 400वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। आपको जानना चाहिए आसाम 24 नवंबर को लाचित दिवस सेलिब्रेट करता है। जो ये लाचित बोरफुकान है, इनकी ब्रेवरी और करेज के सम्मान में। आपको इनके बारे में जानना चाहिए, लाचित के बारे में। ये अहोम किंगडम की जो रॉयल आर्मी थी उसके जनरल थे और अगर हम मुगल्स की आर्मी के सामने देखें तो बहुत वीक आर्मी इनकी थी, लेकिन तब भी इन्होंने मुगल्स को हरा दिया था बैटल ऑफ सरायघाट में 1671 में। Who has been named the Indian Film Personality of the Year at 53rd edition of IFFI 2022? IFFI या IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है चिरंजीवी। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI का 53rd एडिशन शुरू हो चुका है, आप सभी जानते हैं। इसी मौके पर तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी was named Indian Film Personality of the Year. Also you should know in 2008 चिरंजीवी ने प्रजा राज्यम पार्टी की स्थापना की थी और फिर MLA भी बने। उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस में मर्ज कर ली थी, राज्यसभा मेंबर ही बने और 2012 से 2014 तक, मई 2014 तक ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म भी रहे इंडिया में। आपको जानना चाहिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया साल 2006 में। अच्छा, बात आपको करनी चाहिए 53rd एडिशन IFFI के बारे में। तो इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक है 53 आवर्स चैलेंज, फिल्म बाजार एंड इंडियन पैनोरमा सेक्शन। आपको जानना चाहिए जो 53 आवर चैलेंज है, तो इसमें जो 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो, इसके जो विनर्स होंगे तो उनको एक टास्क दिया गया है कि आप 53 आवर्स में एक शॉर्ट फिल्म बनाइए जिसका टाइटल होना चाहिए इंडिया एट 100, मतलब
इंडिया एट 100, ये आइडिया होना चाहिए, इस पर बेस्ड एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। साथ ही आपको जानना चाहिए फिल्म बाजार, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की जो मूवीज़ हैं उनको बाय सेल किया जा सकता है। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 इनॉग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी? यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 को इनॉग्रेट किया है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और आपको जानना चाहिए, इसको जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 22 अफ्रीकन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्ल्ड फिशरीज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, नवंबर 21। तो ये क्वेश्चन पीछे रह गया था, इसलिए आज इंक्लूड कर दिया। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड फिशरीज डे को सेलिब्रेट किया 21 नवंबर 2022 को। कहाँ पर? स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, दमन में। आपको बता दें, ये बात है 1997 की, जब दिल्ली में वर्ल्ड फोरम ऑफ फिश हार्वेस्टर्स एंड फिश वर्कर्स मीटिंग हुई थी, तभी से ये वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है 21 नवंबर को। अच्छा, फिशरीज से संबंधित आपको जानना चाहिए, मई 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया था। 20,050 करोड़ रुपए इसका बजट रहा 5 साल के लिए। और इसका जो एम है वो ये है कि जो फिश प्रोडक्शन है उसको 22 मिलियन मैट्रिक टन तक फिश प्रोडक्शन लाना। फिलहाल 13.76 मिलियन मैट्रिक टन है, तो उसको बढ़ाकर 22 MMT तक लाना 2024-25 तक। साथ ही आपको जानना चाहिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF स्कीम, इसको भी स्टार्ट किया गया था 2018-19 में 7,522 करोड़ रुपए के बजट के साथ। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश और फिशरीज प्रोडक्ट्स का। और ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति मिशन सबसे पहले 7th 5-year प्लान के दौरान लॉन्च किया गया था 1985 से 1990 के बीच में। अच्छा, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, ये भी इसी से संबंधित है, जो लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर है, इससे संबंधित ये अवार्ड्स दिए जाते हैं फार्मर्स को या फिर टेक्नीशियंस को, या डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, इनको दिए जाते हैं ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो कुछ फिशरी सेक्टर अवार्ड्स हम देखेंगे। अगर हम बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नेल्लोर आंध्र प्रदेश को दिया है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैरीन कैटेगरी में, तंजावुर को दिया गया है तमिलनाडु के इनलैंड कैटेगरी में, और उदलगुरी को दिया गया है असम की हिली एंड नॉर्थर्न ईस्टर्न कैटेगरी में। बेस्ट स्टेट की बात करें हम फिशरी सेक्टर में तो छत्तीसगढ़ इनलैंड, कर्नाटक मैरीन और हिमाचल प्रदेश हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न, इन्होंने टॉप स्पोर्ट हासिल किया है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 was awarded to which of the following sports person? तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2021 निम्नलिखित किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, नैना धाकड़। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स, जिन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड कहते हैं, साल 2021 के लिए अनाउंस कर दिए हैं। और जो इसके विनर्स हैं उनको 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अवार्ड दिया जाएगा ये, और इसमें 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं। तो ये अवार्ड 4 कैटेगरी में दिया जाता है, लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट। और इस साल जो नेशनल सिलेक्शन कमेटी रही उसके हेड रहे जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं वे। तो विनर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, लैंड एडवेंचर में नैना धाकड़ ने जीता है, वाटर एडवेंचर में शुभम धनंजय वनमाली ने जीता है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट जीता है ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह समयाल। तो ये 3 अवार्ड दिए गए थे। आई थिंक इस बार एयर एडवेंचर में दिया नहीं गया है क्योंकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं था इसमें। विच एडिशन ऑफ आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ADMM+ हेल्ड इन सियाम रेप कंबोडिया? सियाम रेप कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस का कौन सा संस्करण
आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 9th। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी जब ये मीटिंग होती है ना तो देखा गया है कि एग्जाम्स में पूछी जाती है ये ADMM। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में पार्टिसिपेट किया है। कहाँ हुआ है? कंबोडिया के सियाम रीप में। तो राजनाथ सिंह के साथ साथ जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरामने और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी एयर मार्शल BR कृष्णा, इन्होंने भी राजनाथ सिंह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ADMM प्लस इसका मतलब क्या है? इसमें एक तो आसियान कंट्रीज़, जो 10 आसियान कंट्रीज़ हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर, साथ ही जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं इंडिया, USA, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड साउथ कोरिया, इनके डिफेंस मिनिस्टर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। आप सभी जानते हैं साल 2022 में भारत और आसियान अपने 30वीं एनिवर्सरी मना रहा है। हु टुक ओवर एज द CEO खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC मुंबई? खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई के CEO के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन बी है विनीत कुमार। तो देखिए विनीत कुमार की अगर हम बात करें तो KVIC सेंट्रल ऑफिस KVIC मुंबई के ये CEO बने हैं। सिंपल ये कहिए कि KVIC के CEO इनको बनाया गया है। KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तहत आता है। आपको जानना चाहिए KVIC के बारे में कई बार पूछ ले जाता है। तो इसकी स्थापना खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसका मुंबई में है और 6 जोनल ऑफिसेज हैं दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई एंड गुवाहाटी। देखिए जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इनका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होता है, साथ साथ आप ये भी जान लीजिए अगर इनकी और जो जोनल ऑफिस होते हैं ये कहाँ पर हैं या कितने हैं। कई बार देखा गया है पूछ लेते हैं इस तरह से, जैसे DRDO की लैब्स पूछ लेते हैं कि पूरे भारत में कितनी लैब्स हैं, ऐसे ही इसके भी जोनल ऑफिस पूछ लेते हैं। ऐसे NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी बेंचेस कहाँ पर हैं वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हेडक्वार्टर्स के साथ साथ आपको जानना चाहिए। बाकी आपको जानना चाहिए KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार हैं। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप्स इन डेगू, साउथ कोरिया? दक्षिण कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 25। तो देखिए शूटिंग की बात हो रही है तो 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप्स ये डेगू, साउथ कोरिया में हुई है। यहाँ पर भारत ने 25 गोल्ड मेडल जीते हैं और फाइनल डे पर 2 जीते। जो इंडियन पेयर है मनु भाकर और सम्राट राणा, इन्होंने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीते। तो यहाँ पर भारत ने मेडल टैली को टॉप किया है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया है, तीसरे नंबर पर उज्बेकिस्तान है। तो 25 गोल्ड जीते, 9 सिल्वर जीते और 4 ब्रॉन्ज जीते और टोटल 38 मेडल जीते हैं भारत ने यहाँ। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड अ CPSC कॉन्क्लेव अंडर नेशनल SC/ST हब एंड वॉज चेयर्ड बाय हु? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय SC/ST हब के तहत एक CPSC कॉन्क्लेव का आयोजन किया और इसकी अध्यक्षता भानु प्रताप सिंह वर्मा ने की। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने एक CPSC कॉन्क्लेव अंडर नेशनल SC/ST हब इसको ऑर्गेनाइज किया और इसकी अध्यक्षता की है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए कि अगर हम बात करें पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो उनको कम से कम 25% जो उनका एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो MSME यानी कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से प्रोक्योर करना होगा। कम से कम 25% जो भी उनकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से उनको प्रोक्योर करनी होंगी, 25% कम से कम। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो टोटल प्रोक्योरमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो आप इस तरह के माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से प्राप्त करेंगे जिनके ओनर SC या ST एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इस तरह के 4% का आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोक्योर करेंगे इस तरह की MSE से जिनके ओनर SC एंड ST एंटरप्रेन्योर्स हैं, और 3% उनसे करेंगे जहाँ पर विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उसकी मालिक। Indian Air Force Heritage Center that is being set up in which city has received a vintage prototype aircraft कानपुर 1? भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर जिसे चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है को एक विंटेज प्रोटोटाइप विमान कानपुर 1 प्राप्त हुआ है। सही आंसर इस तरह से ऑप्शन डी है।
तो देखिए इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, इसको सेक्टर 18 चंडीगढ़ में सेटअप किया जा रहा है और इसको एक विंटेज प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट कानपुर 1 हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो ये जो विंटेज एयरक्राफ्ट है कानपुर 1, ये एक सिंगल इंजन मशीन है और इसको डिजाइन और बिल्ड किया है लेट एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह के द्वारा 1958 में, और 1967 में इन्होंने हरजिंदर सिंह जी ने ये जो प्रोटोटाइप है इसको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ को दे दिया था। Who has been elected as a member of the prestigious International Committee for Weights and Measures? वजन और माप के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी है वेणुगोपाल अजंता। तो आपको जानना चाहिए प्रोफेसर वेणुगोपाल अजंता जो कि डायरेक्टर हैं CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली में, तो इनको इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स में मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है। आपको बता दें कि ये 18 इलेक्टेड मेंबर्स में से हैं जो अलग अलग कंट्रीज से इलेक्ट किए गए हैं। साथ ही 7th इंडियन है जिनको इसमें मेंबर के तौर पर नियुक्त किया गया है। मतलब अब तक ये 7वें पर्सन बने हैं भारत से जिनको इस तरह की कमेटी में मेंबर के तौर पर इंडक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए कि एक ये मीटिंग हुई थी पेरिस फ्रांस में 27th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, तो यहीं पर इनका नाम जो है बताया गया है कि इनको हमने चुना है। फिलहाल आपको जानना चाहिए जो CGPM है ना, यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, इसमें 64 मेंबर कंट्रीज़ हैं और हर चौथे साल इसकी मीटिंग होती है फ्रांस में। 1957 में भारत इसका मेंबर बना था। साथ ही आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट इसको 1956 में इनेक्ट किया था। इंडियन कोस्ट गार्ड लेड द कील फॉर 2 कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स एट विच शिपयार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस शिपयार्ड में 2 तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रक पोतों की नींव रखी है? सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड। तो आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स जिनका नाम GSL यार्ड 1267 एंड 1268 है, तो इनकी कील रखी है। कील का मतलब समझेंगे कहाँ पर? गोवा शिपयार्ड में। तो देखिए ये जो 2 पोल्यूशन कंट्रोल वेसल्स हैं ये फरवरी 2025 में, पहला 1267 फरवरी 2025 में जो है डिलीवर कर दिया जाएगा, और जो GSL यार्ड 1268 है इसको अगस्त 2025 में डिलीवर कर दिया जाएगा। कौन बना रहा है इसको? गोवा शिपयार्ड। तो देखिए कील जो है ना, कील लेइंग, ये एक तरह की एक आप कह सकते हैं एक्टिविटी होती है या फिर एक सेरेमनी होती है। जब शिप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो सबसे नीचे 2 कील लगती हैं दोनों कोनों पर बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। यानी कि किसी शिप का जो कंस्ट्रक्शन शुरुआत हो रही है वो कील लगाने से होती है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि कील सेरेमनी शुरू हो चुकी है। अच्छा, हाल ही में आपको भी जानना चाहिए, हाल ही में फेरी क्राफ्ट मंजुला इसका नाम है यार्ड 786, इसको भी लॉन्च किया गया है शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 7 इस तरह की फेरी क्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता को दिया गया है, और 6 इन्होंने फेरी क्राफ्ट अब तक डिलीवर कर दिए हैं पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम और मुंबई में, ठीक है। तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है एक मंजुला इसका नाम है, फेरी क्राफ्ट है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज अनाउंस्ड सेटिंग अप ऑफ आयुर्वेदा एकेडमिक चेयर बेस्ड एट विच यूनिवर्सिटी? आयुष मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी है सिडनी यूनिवर्सिटी। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि आयुर्वेदा एकेडमिक चेयर हम स्थापित कर रहे हैं वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में 3 साल के लिए। और कौन होंगे चेयर इसके? डॉक्टर राजगोपाला S, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित एक और करंट अफेयर हम देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अप्रूव कर दिया है। जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है इसको अप्रूव कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने।
एक और करंट अफेयर आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम इनिशिएट किया है किसके साथ मिलकर? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के साथ मिलकर। Which edition of the Indo-Pacific Regional Dialogue (IPRD) held from 23rd to 25th November 2022? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का कौन सा संस्करण 23 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है फोर्थ। तो जानिएगा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD का फोर्थ एडिशन 23 से 25 नवंबर 2022 के बीच न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका थीम रहा ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI। आपको जानना चाहिए नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन जो कि नेवी का नॉलेज पार्टनर है और इस एडिशन का चीफ ऑर्गेनाइजेशन भी रहा है। इसने एक बुक भी लॉन्च की इस मौके पर, हार्ड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स इन इंडियाज मैरीटाइम नेबरहुड, तो इन्हीं के द्वारा ये पब्लिश की गई है। तो इस तरह की ये जो एडिशन होते हैं इसके IPRD के, इनका मकसद यही रहता है कि इंडो पैसिफिक एरिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उनको रिव्यू करना। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच ईयर वाज द FCRA इनेक्टेड? 1976। व्हेन वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट पास्ड? 1956। अंडर इंडियन लॉ व्हाट इज द फुल टर्म फॉर एन इलेक्शन कमिश्नर? 6 years। Sam Bankman-Fried is the CEO of which leading crypto exchange? Answer is FTX. Which of the following countries is playing in the FIFA World Cup after 36 years? Canada. In which year was the fighter stream of the Indian Air Force open to women? Answer is 2016. Which Formula One racer, winner of 4 world titles, has had his farewell race at the Abu Dhabi Grand Prix? Answer is German racing driver Sebastian Vettel। ठीक है, और इनके बारे में आपको जानना चाहिए। एस्टन मार्टिन के लिए कम्पीट करते हैं, ये हाल ही में करने लगे इसके लिए, और इन्होंने जो है बैक टू बैक 4 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियंस टाइटल जीते थे कॉन्जिक्यूटिवली 2010 से 2013 के बीच में। यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं फॉर्मूला 1 के, ये भी आपको जानना चाहिए। और आप ऐसे कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज वीक सेलिब्रेटेड? PM Kisan was launched on 24th February. Which year? India has a target of eliminating measles by which year? Cherry Blossom Festival and Sangai Festival are celebrated in which state? Warship Production Superintendent WPS Conclave was organized in which city? Qatar Energy announced a 27-year natural gas supply deal with which country on November 21st? Under the Criminal Procedure Identification Act 2022, how long can biometric data collected from individuals be stored? साल बताना है आपको, कितने सालों तक हम किसी इंडिविजुअल से जो उसका बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत ये आपको बताना है। तो ये 7 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।